बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आपको मैस न्यूज़ में खुशामदीद। आज हमने शो में जिन दो मेहमानों को दावत दे रखी है उनका ताल्लुक है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से। वो तीसरे साल के तालिब इल्म है और 2017 के दोनों ही टॉपर्स हैं। उन्होंने माशाल्लाह एमडी कैट में 1076 नंबर लेके एक रिकॉर्ड कायम किया और दोनों ने ही एक ही नंबर लेके रिकॉर्ड कायम किया। इन्होंने कोचिंग किप्स से ली और अभी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तीसरे साल के तालिब इल्म है। तो आइए उनसे जानते हैं कि एमडी कैट की उन्होंने तैयारी कैसे की और इतने नंबर उन्होंने अपना लोहा कैसे मनवाया और उनकी क्या किस तरह की एक लाइन ऑफ एक्शन था, क्या टाइम मैनेजमेंट थी, उन्होंने सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल किया, क्या किया, ये सभी जानते हैं हम कुमेल अब्बास से और शुएब उपल से। जी, सबसे पहले हम बढ़ते हैं कुमेल, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवाते चले हमारे व्यूअर्स को ताकि उनको पता लग जाए। मैंने तो करवा दिया, आप अपने तौर पे भी अपनी जुबानी अपना कुमेल अपना तारुफ करवाइए प्लीज। हाँ जी। मेरा नाम कुमेल इजाज है। मैं इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, थर्ड ईयर का। मेरा ताल्लुक अलीपुर से है, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। जी। बाकी मेरा तारुफ अजीम भाई करवा चुके हैं। 2017 में मैंने एम कैट में टॉप किया था 1076 नंबर लेकर। ठीक है जी। शुएब उपल, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप अपना मुख्तसर सा तारुफ कराते चले। मैंने आपका करवा दिया है, आप अपनी जुबानी भी अपना तारुफ मुख्तसर सा करवाते चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। शुमाली यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस थर्ड ईयर का तालिब इल्म हूँ। ठीक है। और 2017 में एम कैट में मेरी फर्स्ट ठीक है। और इस वक्त मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से थर्ड ईयर में। किंग एडवर्ड में जी 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 जी। हम अपने इंटरव्यू का आगाज करते हैं। नाजरीन, हमारा पहला सवाल इन दोनों ही टॉपर से जो है हमारे साथ मौजूद है कि तालिब इल्मों में एंट्री टेस्ट का डर दूर कैसे किया जा सकता है। जी कुमेल इजाज साहब, सबसे पहले आप बताएं, फिर हम जानते हैं शुएब से। सबसे पहले कुमेल इजाज साहब आप बताएं कि एंट्री टेस्ट का डर कैसे दूर किया जा सकता है तालिब इल्मों में। कैसे दूर किया जाए? जी जी जी। देखें, अब आपने कहा है कि डर कैसे दूर किया जाए। देखें, कोई भी ना, कोई भी चाहे सीएसएस है, एम कैट है, उसमें डर का फैक्टर लाजमी रहता है। इनफैक्ट हमारे एफएससी के भी एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें भी डर रहेगा। जाहिर सी बात है, जब 80 400 सीट के लिए कम्पीट, अगर डर के फैक्टर तो आप जरा फिगर दोबारा रिपीट कर देंगे क्योंकि बीच में फंबलिंग आ गई है। आप दोबारा रिपीट कर दें नाज़रीन को ताकि पता लग सके। 80,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स करते हैं, पार्टिसिपेंट्स कैंडिडेट्स होते हैं। जी हेलो कुमेल, आप हमें सुन सकते हैं? मुझे लगता है उनका कोई इंटरनेट इशू हो गया है। जी आप कंटिन्यू करें शुएब आप कंटिन्यू करें। उनका डिस्कनेक्ट हो गया। आई थिंक आप ही बता दें इसके सवाल का जवाब। मैं वहीं से जी बात मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा कि डर का फैक्टर एक हद तक रहेगा। डर का जो फैक्टर है वो कम्प्लीटली आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है। और उसको आपने पॉजिटिव अपने एक इम्पिटस के तौर पर इस्तेमाल करना है, स्टिमुलस के तौर पे इस्तेमाल करना है कि आप उस वजह से। और उसमें ये भी है कि डरने की कोई खास जरूरत नहीं है। मतलब बंदा ये समझता है कि यार इतने ज्यादा लोग हैं तो मैं कैसे कर पाऊंगा, लोग तो बहुत बच्चे तो इंटेलिजेंट हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इन सारी चीजों की सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोच के बंदा ज्यादा परेशान होता है। ठीक है। तो वो काम करने से क्या फायदा जिससे अपना नुकसान होगा। तो इसमें यही सिंपल गेम पे यही है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा बिल्ड किया जाए, दूसरों को बिल्कुल ना देखा जाए।
ये बात बिल्कुल यही बिल्कुल एक पेट रूल है, सिंपल। अगर आप इसको एक लाइन में बात अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो बात यही बनेगी कि भाई आप अपने आप को देखो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, देखो कि भाई मेरी थोड़ी देर पहले ये स्किल थी, अब मैंने ये नई स्किल, मेरा लेकिन स्किल सेट इम्प्रूव हो गया। देखा बस जाए तो आपने ये बहुत देखना से है, बस आप काबिल, ये नहीं देखना कि भाई वो उसके पास क्या है, वो आगे चला गया। लेकिन शुएब देखा जाए तो बहुत से काबिल तालिब इल्म अपीयर होते हैं, बहुत से इंटेलिजेंट और मास्टरमाइंड्स आप कह लें कि अपीयर होते हैं एमडी कैट में। तो आप नहीं समझते कि हमारा कॉन्फिडेंस और जी जी। जो एक सेल्फ स्टीम वैल्यू है वो कि गिर जाती है वहां जाके, कि इतने काबिल काबिल बच्चे देखते हैं, इतने थीटे बच्चे होते हैं वहां पर, कि एकदम हम हैरान और परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं यार हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या किया ये जाए? इसी चीज को तो आपने कंट्रोल करना है कि जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे ने एफएससी में टॉप किया वो एंटी टेस्ट में भी टॉप करेगा। ठीक हाँ है, जी। ये बहुत एक सिंपलिस्टिक सी बात है। तो इसी चीज को तो आपने कंट्रोल करना है कि भाई आपने दूसरों को देखना ही नहीं है। अब आप देखो भाई, मैं कल मेरे पास इतनी स्किल थी, आज मैं आया हूँ, मैंने ये चीज पढ़ी है, मेरी ये चीज इंप्रूव हुई है। ठीक है, अगर आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगोगे तो फिर तो कोई मतलब इस चीज का एंड ही नहीं है। आप किस अच्छा किस के साथ अपने आप को कंपेयर करो। अच्छा शुएब, कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने कुदरत की तरफ से हर बच्चे का दिमाग एक जैसा होता है या डिफरेंट होता है? मेडिकल स्टूडेंट आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि हर बच्चे को अल्लाह ताला ने दिमाग एक जैसा दिया होता है या मेंटालिटी डिफरेंट होती है? डिफरेंट है, डिफरेंट है। हर बच्चे को एक जैसा जहन, तो वो फिर हर चीज यूनिफॉर्म हो जाएगी ना, फिर जो अच्छा डिफरेंट होती है। उस नहीं अल्लाह देखा जाए तो कुछ तालिब इल्म जहन किसी तरफ लगाते हैं, कुछ तो मोबाइल्स की तरफ लगा देते हैं, कुछ गलत कामों की तरफ लगाते हैं अपना जहन, और कुछ किसी साइड पे लगाते हैं जहन। तो वो तो मेंटालिटी लेवल की बात है ना, कि किस साइड पे बंदा जहन यूज करता है, पॉजिटिव यूज करता है, नेगेटिव करता है, किस तरह की एक्टिविटीज में करता है। वो तो इंसान की एक कैपेबिलिटी है ना, मतलब कि वो जहाँ यूज करे। अलबत्ता जहन एक जैसा ही इंसान का होता है जो अल्लाह ताला ने अता किया होता है। ये मेरा आपसे सवाल है। लो जी ये है कि जितनी आप कोशिश करेंगे ना, वो आप उसको वो आपको उतना मिलेगा। ठीक है, अगर आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपकी मतलब चीजें इंप्रूव होगी, स्किल आपकी इंप्रूव होगी। आप बस ये इतनी थ्योरेटिकल बातों में मतलब कोई इतना मस्त जाने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपके सामने एक टारगेट है, आपने अपने पर यकीन करना है कि भाई मैं इस टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। उसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है और वो आपने करनी है। तो इस दौरान आपने किसी दूसरे को नहीं देखना कि भाई वो आगे चला गया, वो पीछे चला गया, उसके पास इतना है मेरे पास इतना क्यों नहीं है। ये आपने अपने आप को देखना है बस कि भाई मेरे पास कल था, आज इससे बेहतर है, कल मैंने इसको और बेहतर करना है, फिर आगे इसको और बेहतर करना है, इस तरह आगे आगे आगे। स्काई इज द लिमिट। ठीक है, अगर आप दूसरों को देखने लग जाओगे तो फिर तो मतलब कोई इस चीज का एंड कोई नहीं है। ये बिल्कुल मतलब आप किस किस से अपने को कंपेयर करोगे। ठीक है कुमेल, हम आपकी तरफ आते हैं। हम आपसे पूछे थे तालिब इल्मों में एंट्री टेस्ट का डर कैसे दूर किया जा सकता है। आपसे हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपसे हाँ दोबारा जी कंटिन्यू करते हैं। जी। ये देखें, आपने बात की है डर की, तो जो मेरा इसके बारे में नजरिया है ना, देखें कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा ना तो उसमें डर का फैक्टर एंड तक रहेगा। जब 80,000 स्टूडेंट्स 3400 सीट्स के लिए compete करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि हर बच्चे को डर लगा रहेगा कि मेरा मेरिट बनता है या नहीं बनता, चाहे सीएसएस का एग्जाम हो या एम कैट हो, ये रहता है। अच्छा, इसके बरक्स एक चीज़ है कि हम अपना कॉन्फिडेंस जो है ना उसको पीक पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि डर तो हमें एंड तक लगा रहेगा। हाँ, अगर हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते रहे ना, तो हमें ये तसल्ली रहती है कि भाई मुझे कुछ आता है और मैं जो है ना कुछ अचीव कर सकता हूँ, मेरा मेरिट बन सकता है। तो जहाँ बच्चे जहाँ ये सोचते हैं ना कि हम किस तरह अपना डर खत्म करें, मैं उनको सजेस्ट करूंगा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करें। बूस्ट अप करने का तरीका क्या है? देखें, आप कहीं पे फॉर एग्जांपल आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है या कहीं पे पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, जैसे जैसे आपके टेस्ट बेहतर हो जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि मुझे कुछ आता है। और जैसे जैसे आपके एमसीक्यू सही होंगे टेस्ट में, जैसे जैसे आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्ट अप होता रहेगा। तो मेरे नज़दीक ये चीज़ है कि डर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसके मुकाबले में तैयारी करें, मेहनत करें, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करें। जी सवाल नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं, और वो ये है कि एमडी कैट की तैयारी कैसे की जाए। ये बहुत अहम सवाल है जो कि सबसे पहले मैं शुएब से
चाहूंगा कि वो ये बताएं सबसे पहले कि एमडी कैट की तैयारी कैसे की जाए। जी शोएब उपल साहब। जी शोएब, एमडी कैट की बच्चा जो तैयारी है ना कैसे की वो जाए। ठीक है, वही था। एफएस एमडी कैट वही बच्चा देगा जिसने एफएससी की हुई है, ठीक है। हम्म, अब मसला ये आता है कि एमडी कैट का और एफएससी का सिलेबस जो है ना वो सेम है, ठीक है। एफएससी के सिलेबस में से ही कुछ चीजें होती हैं, उससे एमडी कैट का सिलेबस बन जाता है, ठीक है। तो नई चीज तो आपको कुछ करनी नहीं है, नई नया टॉपिक आपको कोई पढ़ना नहीं है, नई बुक्स आपको कोई पढ़नी नहीं है, ठीक है। नया कोई कंटेंट नहीं है। बात कहां रहती है कि फॉर्मेट बदल जाता है। इसकी आपको मिसाल में अगर आप समझे ना, जैसे क्रिकेट है, उसमें टेस्ट मैच भी है, वनडे भी है जी जी और T20 भी है। जी बॉल और बैट सेम होंगे, पिच भी वही होगी, ग्राउंड भी वही होगा, लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है जो टेस्ट का अच्छा प्लेयर होगा वो T20 का भी अच्छा प्लेयर होगा। तो ये इस तरह एफएससी और एमकैट में ये फर्क है, ठीक है, कि कंटेंट सेम है लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बच्चे समझते हैं कि जिस तरह एफएससी में मतलब लॉन्ग क्वेश्चन याद किए, रटे लगाए, उसी तरह एमकैट में करना है। बच्चे इस चीज पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते कि भाई ऐसी और एंटी, लेकिन फॉर्मेट मुख्तलिफ है। ये चीज को मैं बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अक्सर बच्चे इस वजह से रह जाते हैं। एफएससी के बच्चे टॉपर टॉपर बच्चे एफएससी के हाँ जी वो बिल्कुल बस इस वजह से रह जाते हैं, वो के एंट्री टेस्ट को वो बस एफएससी ही समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो पहली बात जो बच्चे को मैं मेरी तरफ से ये है कि पहले आप इस चीज को ग्रास्प करें कि भाई एफएससी और एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट डिफरेंट है। इसी वजह से बेस्ड अपॉन दैट फैक्ट इसकी तैयारी मुख्तलिफ होगी, ठीक है। ये नहीं आप जिस तरह हमने एफएससी में किताबें पढ़ते थे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूरे पूरे पैराग्राफ याद करते थे, पूरा पूरा मतलब इतने इतने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, इतने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। ये इस चीज को आपने अनडू करना है। और बच्चे में जहां तक मैंने देखा है ना, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, बच्चे इस चीज पे बहुत मार खाते हैं। वो ये बोल ही नहीं पाते, अपने जेहन से निकाल ही नहीं पाते कि भाई अब हम वो पुराना मैच खत्म हो गया, अब एक बिल्कुल नया फॉर्मेट है। बिल्कुल ऐसे है कि आप एक बंदा टेस्ट मैच का प्लेयर है, उसको आपने T20 मैच में आपने उसको मतलब जगह दे दी है, तो वो तो पहले तो उसको ये समझना पड़ेगा कि भाई है ये क्रिकेट ही, लेकिन ये T20 है, ठीक है। इसमें सारा कुछ डिफरेंट होगा। तो इसमें पहली चीज तो यही है कि बच्चा ये इस चीज को ग्रास्प करे, मेंटली ग्रास्प करे कि भाई एफएससी खत्म, अब एंटी टेस्ट शुरू। इसके लिए जो जैसा वो फॉर्मेट होगा उसी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले की पॉइंट जो मेरे नजदीक ये है ना, इसको इसको सबसे पहले ना हमें ग्राफ करना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये है कि एंटी टेस्ट में ना बच्चे समझते हर चीज करनी है, ठीक है। बच्चे हर सवाल को अटेम्प्ट करने के पीछे, एक एक सवाल के पीछे अपने 10 सवाल गलत कर देते हैं, ठीक है। और ये भी होता है कि मैंने मतलब जिस तरह शुरू से पेपर आया है तो मैंने उसको शुरू से पहला सवाल दूसरा सवाल ये इस तरह बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में खुद अपने फैसला करना है कि भाई कौन सी चीज मुझे ज्यादा आसान लगती है, उसको मैंने पहले तैयारी करनी है ताकि मेरा ज्यादा वॉल्यूम कवर हो जाए। तो अगर एंड में कुछ चीज रह भी जाती है तो वो थोड़ी रह जाए। बच्चे अपने यार पहले मुश्किल चीज करनी है, मुश्किल चीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद आसान रह जाएगी, फिर करते रहेंगे। नहीं, ये आपने इसको उल्टा करना है। जो चीज आपको आसान लगती है पहले आप उसकी तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कवर होगी। मुश्किल चीज अगर एंड पे, उसको आपने एंड में करना है। अगर रह भी जाती है तो थोड़ा सा रह जाए। अगर आप मुश्किल चीज पहले करेंगे, टाइम खत्म हो गया, आसान चीजें रह गई, तो वो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक है। मेरे नजदीक तो ये दो चीजें हैं। तो बाकी अब आगे कुमैल साहब बताएंगे। जी कुमैल जी। जी सवाल था आपका कि एमकेट की तैयारी कैसे की जाए। जी बिल्कुल। देखें आजकल जैसे हालात हैं, शोएब भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालमी है वो यही समझते हैं कि अगर हमने एफएससी में अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, एफएससी अच्छे से कर लिया है, तो हमारा एंट्री टेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा। देखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंट्री टेस्ट और एफएससी दोनों ही टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारा एफएससी में हम रट्टा लगा के आते हैं और एंट्री टेस्ट में हमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हमने पूरा पूरा टॉपिक याद करना होता था। यहाँ पे हमने टॉपिक वगैरह याद करना ही नहीं है, हमने सिर्फ उसको पढ़ना है
उसको इस तरह पढ़ना है कि अगर कोई आपसे पूछे, उससे उसके मुताबिक कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन करे तो आपको वो आता हो, आपको उसकी इतनी समझ हो, आप उसको अपने लफ्जों में एलैबोरेट कर सकते हो, उस टॉपिक की आपको इतनी समझ होनी चाहिए। एफएससी में हम सिर्फ बुक्स को रट्टा लगाते होते थे। तो पहली चीज तो यही है ना कि एफएससी को छोड़ दें, एंट्री टेस्ट की तरफ आए कि ये टोटली डिफरेंट चीज है, हमने उसके मुताबिक जैसे उसका फॉर्मेट है उसके मुताबिक उसको पढ़ना है। अब इसका तरीका है ना पढ़ने का, तैयारी करने का, वो ये है कि टेक्स्ट बुक आपके पास है पड़ी एफएससी की, टेक्स्ट बुक उठाएं, एक एक लाइन केयरफुली पढ़ते जाए। बायो के बारे में मैं बात करूं कि बायो जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि एमकैट में भी एफएससी में भी उसके तकरीबन एक तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपली बुक लाइंस आती हैं। तो वो तो चीजें जो हैं वो आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी। इन्फॉर्मेशन कुछ भी है, जैसे एफएससी में आप तैयारी करते थे याद नहीं है। और बाकी फिजिक्स की मैं बात करूं, फिजिक्स मेरे नज़दीक एमकैट में तैयार करने के लिए ना सबसे थोड़ा सिलेबस अगर आप कहते हैं ना तो फिजिक्स का मुझे लगता है, क्योंकि उसमें इस तरह की रटे वाली चीजें नहीं है, उसमें है सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क जो हमें नहीं चाहिए होता। हमें बेसिक फार्मूला चाहिए होता है, बेसिक उसका कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो बच्चे ने करना यही है, वो टॉपिक पढ़े, उसको समझ आई है, अगर नहीं आई तो यूट्यूब पे लेक्चर हैं या जो बच्चे एकेडमी से पढ़ रहे हैं वो अपने टीचर से डिस्कस करें। उसके बाद फार्मूला है उसको याद करें, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना अक्सर ऐसे होता है कि एमकैट में सिंपली वो स्टेटमेंट नहीं आती, यानी कि वो वैल्यू सीधी भी होती जो हमारे बुक वाले फार्मूला में एडजस्ट होते हैं। वो कोई ना कोई फार्मूला जो है ना उसको मोल्ड करके एक नया फार्मूला उसने निकाला हुआ होता है, उससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा हुआ होता है। तो टेक्निकल स्टडी करें, उसको डिफरेंट एंगल से देखें। केमिस्ट्री के लिए भी मेरी यही राय है कि केमिस्ट्री जो है उसको भी आप टेक्निकली पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट लें। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी पड़ती है, इन शॉर्ट याद करने रट्टे पड़ते वाली हैं, चीज और वो पीरियोडिक टेबल के वो जो हाँ सारे प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ती हैं, केमिकल हाँ प्रॉपर्टीज, जी ऐसा फिजिकल ही प्रॉपर्टीज और सारी इस तरह की चीजें। ठीक है जी, हम इस सवाल तरह नंबर से, 3 की तरफ या आपका जैसे आपका कोई जवाब रिएक्शन मुकम्मल है हो उसमें गया? कौन सा सिर्फ 2 मिनट। जी जी और ये होगा कि जैसे उसमें कोई कैटलिस्ट पूछ लेता है, टेम्परेचर पूछ लेता है किसी रिएक्शन का, तो ये वो चीजें जो बच्चे ने मेमोराइज करनी है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कैसे चेंज करना है आपने, कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीजें, ये है स्किल्स बच्चे की। बच्चा ये कॉन्सेप्ट लेगा तब उसको समझ आएंगी। सिंपली जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं एमकैट में वो नहीं आने होते, उससे थोड़ा सा घुमा फिरा के आने होते हैं। तो बच्चों को यही चाहिए कि वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, और यही तरीके है इसका। ठीक है, हम सवाल नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 3 बहुत ही दिलचस्प और अहम है, और ये कि हमारी 4 साल मेहनत एक तरफ होती है और दूसरी तरफ 2 या 3 महीने से कम का वक्त एक तरफ होता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? जी शुएब उपल साहब, आप बताएं इसको कैसे मैनेज किया जाए। फिर बात वही आएगी कि 2 साल आपने मैट्रिक में पढ़ा, 2 साल आपने एफएससी में पढ़ा, ठीक है, 4 साल हो गए। अब उसके बाद आ गया एंट्री टेस्ट, ठीक है। अब बच्चे ये समझते हैं कि भाई जो चीजें 4 साल में पढ़ी वो सारी की सारी एंट्री टेस्ट में पढ़नी है। कुछ नहीं ये समझते हैं कि भाई एंट्री टेस्ट में कोई नई चीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई एंट्री टेस्ट में एफएससी के सिलेबस में थोड़ा सा सिलेबस आपको दिया जाता है जो आपने पहले पढ़ा होता है। ये चीज बच्चे नहीं समझ पाते कि भाई एफएससी एंट्री टेस्ट को नई चीज नहीं है। जो चीजें आपने एफएससी में पढ़ी, जो आपने 2 साल चीजें पढ़ी, उसका भी आपको कोई 10, 15, 12% वही आपको एंट्री टेस्ट में दिया जाएगा, आधे से भी कम दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप एंट्री टेस्ट का सिलेबस देखें और एफएससी के सिलेबस से आप उसको करें ना, कंपेयर करें, तो यही है कि एफएससी के सिलेबस में से ही कुछ चीजें निकाल के दे दी हैं, ठीक है। तो नई चीज कोई नहीं है, ठीक है। तो ये 4 साल वाला 2 महीने वाली बात, इसको इस तरह बैलेंस करें कि भाई नई चीज को पढ़नी नहीं है, जो चीजें सारी पढ़ी उनमें से कुछ चीजें दोबारा पढ़नी है, ठीक है। और उनके सवाल हमने मुख्तलिफ तरीके से हल करने हैं। फर्क क्या है जी, एफएससी में आता था लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे आने सिर्फ एमसीक्यू बस, कंटेंट वही है, सब कुछ वही है, तो टाइम का तो कोई मसला नहीं है इतना, ठीक है। बस टाइम आपको इसलिए चाहिए होता है कि आप नई कंडीशन के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर सको, ठीक है। सिलेबस आपने पहले पढ़ा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने रिवीजन करनी है, मतलब एक टॉपिक आपने तैयार कर लिया है पूरा दिल लगा के, बस आपने एंड में उसको, जैसे हम कहते हैं कि 5-10 मिनट में गो थ्रू करना होता है, बिल्कुल ये वही चीज है कि आपने जो चीजें पढ़नी थी वो आपने 2 साल पढ़ ली है, नई चीज आपने कोई नहीं पढ़नी, बस आपने दोबारा उसको गो थ्रू करना है, दोबारा अपने ज़हन में ताजा करना है, ठीक है। और उसको मतलब उसका फॉर्मेट चेंज करना है, उसको दूसरे तरीके से थोड़ा एक दूसरा एंगल देना है और दोबारा वही चीज आपने दोबारा करनी है, नई चीज तो कोई नहीं है। तो टाइम का कोई इतना मसला नहीं होता कि बच्चे कहते हैं भाई वो 2 साल में किया, ये 2 महीने, ये तो बहुत कम टाइम है, ये तो बहुत मसला हो जाएगा, हम कैसे करेंगे, इसमें तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, ये है वो है, 2 साल का सिलेबस इन्होंने वो थोड़े टाइम में कंडेंस कर दिया, तो ये तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। चीजें आप अपना फॉर्मेट चेंज कर लें, ठीक है, तो आप उस लाइन पे आ जाए, अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर लें, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। कुमेल से पूछते हैं कि कुमेल, इस सवाल के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी राय क्या है? जी कुमेल जी, हेलो जी। कुमेल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सवाल के बारे में आपकी राय क्या है कि 4 साल की मेहनत सवाल एक तरफ और 2-3 महीने की मेहनत एक तरफ, इसको कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा, अब ये देखें कि हमें लगता है कि हमने 4 साल मेहनत की है तो उसका हमें एंट्री टेस्ट में बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। देखें, ऐसी बात नहीं है, आपने एफएससी की है और आपका एंट्री टेस्ट का सिलेबस आपके एफएससी के सिलेबस से ही लिया गया है। इनफैक्ट कि आपका जो एफएससी का सिलेबस है वो ज़्यादा होता है, एंट्री टेस्ट का सिलेबस कम होता है। और एफएससी में जैसे आप पढ़ते थे, आपने पूरी पूरी बुक को रट्टा लगाना होता था, और यानी कि हर चीज़ आपने मेमोराइज करनी होती थी। एंट्री टेस्ट में तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड वहाँ पे स्टडी करनी है। तो ये देखें कि वो वैसे ही सिलेबस उस लिहाज से कम ही हो जाता है ना, यानी कि आपने उस तरह से उसको पढ़ना ही नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि देखें, आप एफएससी करके आए हुए हैं, सारा नहीं, जैसे मैंने पहले बात की थी कि एमकेट टेक्निकल है और एफएससी एक डिफरेंट चीज़ है, वो बात सही है। लेकिन लेकिन ये देखें कि जो एफएससी में जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, आपको कुछ ना कुछ तो आता होता है ना, आपने पेपर दिए हैं, आपको थोड़ा बहुत तो होता है ना, थोड़ी बहुत तो चीज़ें याद होती हैं। तो आपने बस ये है कि एमकेट में उन चीज़ों को पॉलिश करना है, अपनी स्किल्स को, अपने कॉन्सेप्ट को पॉलिश करना है आपने। और इसमें ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, चीज़ें आप पहले पढ़ के आए हुए हैं, बस उनको डिफरेंट एंगल से देखना है आपने यहाँ पे। तो तो कुमेल, ये जो अपनी 4 मेमोरी शार्प साल करने के लिए क्या किया जाए? चीजें कैसे 4 याद की जाए? साल अपनी में मेमोरी को कैसे तो शार्पन किया फिर जाए? 3 बार बार प्रैक्टिस करें। एक एक चीज जब आपकी गलत होगी, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको प्रिपेयर करके दोबारा करेंगे और वो चीज आपकी सही होगी, तो वो डेफिनेटली आपके माइंड में बैठ जाएगी। जो मुझे अब तक ये चीज समझ आई है ना एमकेट, वो यही है कि जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो सिर्फ पढ़ने का, सिर्फ बुक से चीजों को समझने का कोई फायदा नहीं होता। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते ना, तब तक एमकेट में स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं क्या? वो कारआमद रहते हैं जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ये शॉर्ट लिस्टिंग जो करते हैं, सॉरी, शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है, वो काम आती है? हाँ जी, बिल्कुल। शॉर्ट लिस्टिंग आपके एंड में काम आती है, क्योंकि जब आपने टेस्ट देना होता है उससे 3-4 दिन पहले जब आप अपना सिलेबस रिवाइज करना शुरू करते हैं, तो उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी पूरी बुक को दोबारा पढ़ें। उस वक्त वो पॉइंट्स जो आपके वीक थे, या वो पॉइंट्स यानी कि जो एक तरह कह लें कि जो पूरे टॉपिक का निचोड़ होता है ना, वो पॉइंट्स आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में आते होते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि जब आप रिवाइज करें, आपने सिर्फ उन पॉइंट्स पे फोकस करना है जो या तो आपके वीक थे, या अगर आपको आते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था टॉपिक का, तो उसमें बंदा कहना क्या चाह रहा है उस टॉपिक में, वो चीज़ें आपने याद करनी है। तो डेफिनेटली इसका फायदा तो है। अच्छा, मैनेज और ये करने वाले। मेमोरी की जो जी जी जी। आपने आपने जो मेमोरी की बात की ना, कि मेमोरी को शार्प कैसे किया जाए, इसमें 2 चीजें हैं।
एक रेपिटेशन है और दूसरा निमोनिक्स है। दूसरा क्या है? जितनी आप ये चीजें करते गए, एक रेपिटेशन है, दूसरा निमोनिक्स है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा चीजें मेमोराइज करने वाली हो ना, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, बगैर किसी पैटर्न के उनको याद करना मुश्किल हो जाता एग्जैक्टली, है। ठीक है। उसका निमोनिक्स बनाए, अपने निमोनिक्स बनाए, दूसरे की कॉपी ना करें, वो फिर वो हो जाता है। क्योंकि आप अपने निमोनिक्स बनाएंगे ना, वो एक निमोनिक्स बनाए ज्यादा से ज्यादा, जितने बनाएंगे उतना फायदा होगा। और दूसरा रेपिटेशन, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। निमोनिक्स ऐसे बनाए जा सकते हैं कि पहले पहले लेटर पकड़ ले सबके और उसका एक अल्फाबेट बना ले, मतलब कि जो चीज है ना। जैसे मतलब जैसे आपको आसान लगता है ना, वैसे करें। हाँ, ठीक ठीक, जैसे याद हो जाए, ठीक। आपको आप आखिरी लेटर से बनाना चाहते हैं, आप असल पर्पज ये एंड ये है कि आपको चीज बैठ जाए, बस जैसे मर्जी ऊपर उसको उल्टा कर लें, उसको उसका कुछ जो बना किसी चीज से उसको एसोसिएट कर लें, अपनी किसी चीज से एसोसिएट कर लें, किसी भी चीज से उसको एसोसिएट कर लें जो आप फ्रीक्वेंटली देखते हैं। ये किसी चीज का कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपने समझना है, या कॉम्प्लेक्स जिसमें डायग्राम्स होती है, उसको किसी अपनी कॉम्प्लेक्स जो आपकी मेमोरी में जो चीज पहले बैठी हुई है उसके साथ एसोसिएट कर लें। तो यानी कि निमोनिक्स बनाए जैसे आपको आसान लगता है वैसे। ठीक है। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 4 है कि एमडी कैट में यकीनी कामयाबी का क्या गुर है? जी शुएब, आपसे जानते हैं कि एमडी कैट में यकीनी कामयाबी का क्या गुर है? यकीनी कामयाबी आपको पता है, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। बात यह है कि ना, आप एक चीज होती है, आपने तैयारी की, ठीक है, एम कैट की आपने टेस्ट दिए, ठीक है, आपने चीजें जो मेमोराइज करनी थी वो मेमोराइज कर ली, जो कंसेप्चुलाइज करनी थी वो आपने कंसेप्चुलाइज कर ली, ठीक है, आपने टेस्ट दिए बार बार, आपकी स्किल्स इंप्रूव हुई। अब मसला बड़ा क्या आता है, जब एंट्री टेस्ट हो रहा होता है ना दौरान, क्योंकि एंट्री टेस्ट होना एक दफा मौका मिलना है। अगर आप वहां पे कोलैप्स कर गए या आपने कोई छोटी मोटी गलती कर दी तो आपकी पूरा साल जाया हो जाता है, ठीक है। मसला इसमें यह आ जाता है कि मौका एक मिलना होता है। एफएससी में होगा ना, एक पेपर हुआ, फिर अगला पेपर हुआ, फिर दूसरा पेपर हुआ, फिर उससे अगला पेपर हुआ, लंबा प्रोसेस है। एंटी टेस्ट में आके भाई एक गलती हुई, पूरा साल जाया हो, ठीक है। इसके लिए ये है कि आप पहले सिनेरियोस की तैयारी करें, मतलब मुख्तलिफ चीजें खुद सिनेरियोस इमेजिन करके प्रिपेयर करें। मतलब आप खुद इस चीज को प्रिपेयर करें कि भाई अगर एंटी टेस्ट के दौरान मुझे कोई सवाल नहीं आता हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने तुक्का लगाना हुआ तो मैं क्या करूंगा। ये सारे सिनेरियोस जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं टेस्ट के दौरान, वो आप खुद उसकी प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि एंटी टेस्ट के दौरान आपको सोचना ना पड़े। एंटी टेस्ट के जब आप पेपर आपको मिला, आपने कुछ सोचना नहीं है, बस आपने तो एग्जीक्यूट करना है जो आपने पहले सोचा हुआ है। तो आप पहले एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, टाइम लगाते हो, हर चीज अपनी इंप्रूव करते हो। जंग के दौरान आप कुछ सोच नहीं सकते, जंग के दौरान आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये चीज है कि अपने सारे टैक्टिक्स जो जो आपने जैसे जैसे पेपर करना है, जो जो आपने करना है, वो आप पहले सारी चीजों की प्रैक्टिस पहले करें। तो एंटी टेस्ट के दौरान बैठे सोच रहे थे यार क्या करूं, ये सवाल नहीं आता, छोड़ दूं, क्या करूं यार, इसको दोबारा करूं, इसको छोड़ देता हूं, बाद में करूंगा, ठीक है, कैसे करूं। ये एंटी टेस्ट के दौरान अगर आप कुछ सोचने लगे तो आप उसी वक्त आपका एंटी टेस्ट खत्म हो गया। एंटी टेस्ट के दौरान सिर्फ होती है एग्जीक्यूशन, वहां पे कोई थिंकिंग नहीं होती, कुछ नहीं। चॉइस एंटी टेस्ट के दौरान नहीं होती। ये मसला है ना कि आपको हर सवाल करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि आपने सारे सवाल सही नहीं करने होते। मतलब अगर आप 200 सवाल आ जाता है, बच्चे ये समझते हैं एक सवाल गलत हो गया तो खत्म, ये भी मार्जिन थोड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए। बस ये होता है कि कॉन्फिडेंस रखने के लिए कि अगर एक दो सवाल में कोई मसला हो गया है तो फिर भी बंदा कॉन्फिडेंस अपना रखे, ठीक है। तो मैं इसको यही ऐसे समराइज करूंगा कि भाई आप सारे टैक्टिक्स जो जो आपने टेक्निक्स एंटी टेस्ट के दौरान लगानी है वो पहले सोचें, उनकी प्रैक्टिस करें, उनको इंप्रूव करें, दूसरों से डिस्कस करें, ठीक है, टेस्टों के अंदर उनको अप्लाई करें, ठीक है, फिर उनके रिजल्ट देखें,
फिर सारी इवेल्युएशन करें, असेसमेंट करें, फिर उनको इम्प्रूव करें, और एंटी टेस्ट के दौरान सिर्फ एग्जीक्यूशन करनी है। पेपर जब आपके हाथ आ जाए, आपने सोचना नहीं है, आपने क्या करना है, जो आपने पहले सोचा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना है। ये एक गुण है जो बच्चे मिस करते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता क्या मतलब है एग्जीक्यूट से मुराद ये है कि देखिए, एंटी टेस्ट के दौरान आपको पता है पेपर एक दफा होना है, जी जी, ठीक है, तो एक ही दफा मिलना है, ठीक है, उसमें अगर आपकी गलती हो गई तो आपका पूरा साल जाया होगा। ये चीज एक आप ध्यान में रखें पहले। दूसरी बात ये है कि आप टेस्ट को ना, जब आप टेस्ट दे रहे हो, कोई आप किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के दे रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन क्लास में दे रहे हैं, आप कोई नेट पे दे रहे हैं, जिस तरह मर्जी, आप उसको इमेजिन करें कि भाई मैं रियल एमकैट दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको उस सिचुएशन को इमेजिन करें, ठीक है, उसको अपने ऊपर एक सिचुएशन पारी करें कि भाई ये इस तरह मैंने बैठना है। तो मसला ये होता है कि बच्चों को वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता, वो उतना प्रेशर नहीं होता। टेस्ट में बंदा कहता है यार ये तो एक टेस्ट ही है, क्या गलत हो गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता, मैं ये कर लूंगा। लेकिन के दौरान दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। मुख्तलिफ टैक्टिक्स, मुख्तलिफ टेक्निक्स, उसको पहले अच्छी तरह तैयार करें, टेस्टों में अप्लाई करें, फिर उनको इम्प्रूव करें, फिर उनकी करें, फिर एवेल्युएशन करें। सारी चीजें आप पहले तैयार करके रखें कि आपको एंड इस चीज की आपने तैयारी पहले करनी है, पहले आपने सोचना है। अगर आपको सवाल आपने सोल्व किया, आपको आंसर नहीं मैच हो रहा ऑप्शंस के साथ, तो आपको क्या रिस्पॉन्स होगा, ये सारी चीजें आपने पहले तैयार करनी है। ठीक है। इसके दौरान इतना प्रेशर होता है कि कुछ सोचा नहीं जाता, क्योंकि यार एक सवाल को मतलब 2 दफा पढ़ नहीं सकता सही तरह, इतना प्रेशर होता है। तो इसका हल क्या है, सारी सिचुएशंस, सिनेरियोज, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, सब कुछ पहले इम्प्रूव करें, अप्लाई करें, इवेल्युएट करें, असेस करें, और जब टेस्ट दे रहे हो तब कुछ सोचे ना, जो आपने पहले सोचा है उस पर अमल करें, उसको इंप्लीमेंट करें। एग्जीक्यूशन का ये मतलब है कि बस इंप्लीमेंट करना है आपने एंटी टेस्ट के दौरान। ठीक है जी। कुमेल, अब आपसे पूछते हैं कि एमडी कैट में कामयाबी का क्या गुर है जी, आप अपनी राय दीजिए। देखिए, एमडी कैट में जैसे शोएब भाई ने कहा है कि गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है उसमें यही है कि वो जो 2.5 घंटे है ना, उसमें जो आपने मेहनत की है ना, वो आपने जाके अप्लाई कर। अब आपने मेहनत कैसे की है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट की होगी, जैसे आपने टेस्ट की प्रैक्टिस की होगी, जैसे आपने कॉन्सेप्ट किए होंगे, वो सारी चीजें इसमें, उन सारी चीजों को जाके वहाँ पे आपने जाके अप्लाई करना है। यही है। अब जो आपको 3 महीने या 2.5 महीने जितने भी मिलते हैं, उसमें अपनी तरफ से ये बात यकीनी बनाएं कि आप रोजाना टेस्ट दे रहे हैं। आप रोजाना की बेसिस पे जो टॉपिक जो आपने डिसाइड किया हुआ है, हेलो जी, सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि इतने कलील वक्त में, कि जबकि हमारे इतने कलील वक्त में तैयारी कहाँ से की जाए, जबकि हालिया सूरत हाल में कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं खुला हुआ, तो क्या किया जाए? इतने कलील वक्त में तैयारी कहाँ से की जाए, जबकि कोई हालिया सूरत हाल में कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं ओपन। कुमेल का कनेक्ट हो गया। अच्छा, कुमेल का कनेक्ट हो गया। जी जी, कुमेल, वो थोड़ा मसला हो गया था। जी 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 जी, जी, आप बता रहे थे मैं कुछ बता रहा कामयाबी था के बारे में, पहले आप कह रहे सवाल। थे उसकी कोई गारंटी नहीं है, और हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि देखें, जो आपने 2.5 महीने में जो आपने मेहनत की है, जो आपने टाइम मैनेजमेंट किया है, जो आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं, जो आपने टेस्ट की प्रैक्टिस की है, डिफरेंट एंगल से क्वेश्चंस को देखा है, जो बाद में जाके जो 2.5 घंटे आने वाले हैं ना, 2.5 घंटे ही होते हैं आई थिंक पेपर के, उसमें जाके आपने अप्लाई करना है। उसमें आपने किसी चीज को सोचना नहीं है कि हाँ मैं ये कर लेता तो ये हो जाता।
ये चीजें सारी पहले सोचने वाली है। ये कहते हैं ना कि नर्व्स की गेम है, और जाहिर सी बात है आपने आगे जाके डॉक्टर बनना है, आपका पेशेंट जो है वो मर रहा है और आपकी हालत जाहिर है अजीब हो जाती है ना। डॉक्टर बनना आसान काम तो नहीं है, सारी नर्स की गेम है, तो उसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर कर रहे हैं। 80,000 में से 3400 वही स्टूडेंट्स निकलते हैं, नर्व स्ट्रॉन्ग होती है जिनकी, अच्छा, जो एंजाइटी खुद पे ये डिसऑर्डर तो काम। नहीं आ जाता, एंजाइटी का इशू तो नहीं आता कि बंदा एकदम एंजाइटी आ जाए और जो है जो नर्व जो साइकोटिक जो किस्म की जो एक जो इश्यूज होते हैं वो दरपेश हो जाएं एमडी कैट के दौरान, इस तरह की कुछ होता है? देखिए वो होता है, वो अक्सर के साथ होता है। जब आप पेपर देने जाएंगे, इतने सारे स्टूडेंट्स का रश देखेंगे, तो जाहिर है कि आपको एंजाइटी भी होगी, स्ट्रेस भी होगा। लेकिन मैंने जैसे बताया है ना, उसको उसको आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, अलबत्ता उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसके मुकाबले में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते तो हैं। बच्चों को इसका डिप्रेशन भी तरीका कॉज ये हो है। जाता है इसकी वजह से कि वो जब इतना जमे गफीर देखते हैं तो वो डिप्रेस भी हो सकते हैं आया कि, या कुछ ना कुछ तो होता ही हाँ जी बिल्कुल, अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता है कि वो डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन बात फिर वही आती है कि आपने खुद पे यकीन रखना है। पहली बात ये है ना कि अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है तो फिर आप कैसे आगे जा सकते है। हैं। आपने मेहनत की है, खुद पे यकीन रखें कि हाँ मैंने मेहनत की है, मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, खुद कॉन्फिडेंस रखें। अच्छा, हालिया सूरत हाल अगर देखी जाए तो पेंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना की हर तरफ खबरें हैं, टेस्ट कोई हो नहीं रहे, और ये फेलियर के टेस्ट थे, मतलब कि जो एग्जाम्स में फेल हुए थे एमबीबीएस के जो जो नाकाम तलबा थे उनके भी टेस्ट हुए, लेकिन गवर्नर की इजाज़त से हुए, उसके बाद फिर मुलतवी कर दिए गए। लेकिन अब करंट पेंडेमिक सिचुएशन में हालत ये है कि अब किसी तलबा या तलबात को पता ही नहीं है कि कब हमारे पेपर होने हैं, कब नहीं होने, तो वो एक इबहाम और एम्बिग्विटी का शिकार है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करे, तैयारी करें ना करें, क्या करें? तो जी शोएब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका हल यही है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि ये सिचुएशन हमारे साथ हुई थी। हमारा आपको पता होगा कि वाहिद बैच रीटेक है हुआ था, आपका जिसका रीटेक हुआ एमटेक था। 2 दफा हुआ था, हाँ जी जी, रीटेक हुआ था। रिकंडक्ट हुआ था, तो वो रोज हम देखते थे यार होना है नहीं होना, ये होना है वो होना है, आगे पीछे सब कुछ हमारे साथ हुआ है। रोज हम टीवी की स्क्रीनों के सामने बैठे होते थे कि यार कोई कुछ पता लगे, कोई खबर आए, कोई स्टेटमेंट आए, बस कोई कुछ आए, पता तो लगे कि क्या। कुदरत को मंजूर था कि उस साल आप दोनों ने ही टॉप करना था, और बस एक अनफॉर्चुनेट सी खबर आ गई जी, रीटेक होना है। तो वो रीटेक आपके हक में ही था, जो था ना, अल्लाह ताला ने आपके हक में फैसला किया हुआ। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अभी इतनी कंफ्यूजन है, एम्बिग्विटी है कि पता नहीं क्या होना है, होना भी है, अनसर्टेनिटी है, बच्चों को कोई किसी चीज में बच्चों को शोर नहीं है, तो ये हमारे जो हमारा बैच था उसके साथ बिल्कुल। हेलो शुएब, शुएब डिस्कनेक्ट हो गया जी। कुमेल, आप कंटिन्यू करें इस बात को, आपने कर दिया शायद। जी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जी शुएब से एक मिनट। हाँ जी शुएब, आपकी बात कंप्लीट हो गई? अच्छा, अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि ये वाला हो गया, इतने कलील वक्त में तैयारी कहाँ से की जाए? जी शायद कुमेल, नहीं ये हुआ। वाला क्वेश्चन हो गया ना? नहीं ये वाला नहीं हुआ। सवाल हाँ नंबर इससे 5 रिलेटेड है कि थोड़ा। इतने कलील वक्त में तैयारी कहाँ से की जाए, जबकि हालिया सूरत हाल में कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं खुला हुआ है। जी कुमेल, बताइएगा। अच्छा देखिए जी, कलील कलील वक्त जो पहले सेशंस गुजरे हैं एंट्री टेस्ट के लिए, हर सेशन को 2 या 2.5 महीने मिलते हैं। जी जी। जो गवर्नमेंट 2 या 2.5 तकरीबन इतना ही होते हैं। अभी देखें जो हाल सुनने में आया है, जो यूएचएस के वीसी ने कहा था कि पहले एक मीटिंग में कि शायद सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में होगा। तो देखें कि अभी जून स्टार्ट हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3.5 4 महीने अभी भी रहते हैं, तो टाइम अच्छा खासा है। बाकी बात वही है कि बच्चों को ये होता है कि हमने 2 साल एफएससी में किए थे, अब वो सारा सिलेबस हमने यहाँ 3 महीने में 2.5 महीने में कवर करना है, तो वो
खुद ही अपने आप को अजाब में डालने वाली बात है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि उस तरह से पढ़ना ही नहीं है जैसे आपने एफएससी में किया था ना। आपके पास सिलेबस भी वो सारा नहीं है जो आपके पास एफएससी में था। कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को भी आपने उनका जो बेसिक खुलासा है, जो बेसिक उनका कॉन्सेप्ट है वो आपने लेना, बस वो चीज़ें पढ़ें। बाकी मेथड मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे कैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, टेक्स्ट बुक से पढ़ते जाएं। बस ये तरीका होता है एंट्री टेस्ट की तैयारी का। और ये 3 महीने बहुत है तैयारी के लिए। प्रॉपर मैनेज करें, अपना टाइम टेबल बनाएं। जो स्टूडेंट्स अकेडमी से पढ़ रहे हैं वो उनके टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और जो अकेडमी नहीं जो यानी कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, उनके लिए तरीका ये है कि वो अपना प्रॉपर टाइम टेबल खुद ही मैनेज करें, खुद ही एक रूटीन बनाएं कि इतने दिन मैंने ये चीज कवर करनी है, और उस दिन वो लाजमी कवर सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी। फिर बच्चे को डिप्रेशन होगा, फिर बच्चे को एंजाइटी। तो किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वो मैनेज करें कि 1.5 महीना हम ये कर लें और 1.5 महीना हम 2 सब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी पकड़ लें। जैसे आप किस क्या प्रायोरिटी करते हैं कि बायो इंग्लिश पहले कर लें 1.5 महीने और अगले 1.5 महीने केमिस्ट्री और फिजिक्स कर लें? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। चारों सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेके चलना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन हर सब्जेक्ट का पढ़ें। ऐसे नहीं करना कि 2 सब्जेक्ट पहले कर लें 2 बाद में कर लें, तो पहले वाले आपको भूल जाएंगे, दूसरे वो होगा। हाँ ये ठीक है जी। शुएब, आपसे जानते हैं कि ये कोचिंग सेंटर कोई खुला नहीं हुआ, हालिया सूरत हाल ये है कि इतने कलील वक्त में तैयारी कहाँ से की जाए? जी शुएब। टाइम का तो मसला कोई नहीं है, तैयारी हो जाएगी। बात यह है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें, ठीक है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दूसरा ये आपने कहा कि 1.5 महीना ये वो इतना सिलेबस होता नहीं है। ये बच्चों को डराने के लिए अकेडमियों वाले मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन बच्चों को अपनी तरफ मतलब ल्यूर करने के लिए वो कर देते हैं। इतना ज्यादा कोई मसला नहीं है, सिलेबस हो जाएगा। पहले यार सबसे मेन बात यह है कि आपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपने ये चीज आपने अंदर डेवलप कर ली फिर हो जाएगा। बाकी आपको चाहे पूरा साल मिल जाए चाहे 10 साल मिल जाए, आपने एंड पे वही पढ़ना, तो आपने एंड में ही है ना, ठीक है। तो टाइम का कोई इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि अपना कॉन्फिडेंस आप इंप्रूव करें, बूस्ट करें, ठीक है। और ये अपने आप का कॉन्फिडेंस रखें वही मैं कर सकता हूँ। दूसरा तैयारी करें, चीजें बार बार अप्लाई करें, इंप्रूव करें, ठीक है, इवेल्युएट करें, असेस करें, ठीक है। और ये सिलेबस का कोई मसला नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। टाइम की कोई टेंशन नहीं है कि भाई टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है। और ये दूसरी आपने बात की कि भाई एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, कैंडिडेट्स होना है कि नहीं होना, वो आपकी सरदर्द नहीं है, वो पढ़ने वाले बच्चे की सरदर्द नहीं है। वो बस अपनी तैयारी करे, जितना टाइम मिलता है उसको तो चलो फायदा हुआ कि वो इम्प्रूव और इम्प्रूव कर लेगा, ठीक है। वो बस अपना देखे भाई मैंने इतनी देर में करना है, अगर बाद में टेस्ट होगा तो मैं और इम्प्रूव कर लूंगा। अगर वो यही सोचता रहेगा कि भाई टेस्ट होना है कि नहीं होना, तो वो तो तैयारी करेगा ही नहीं। बात यह है कि वो आपकी सरदर्द है ही नहीं। आपकी सरदर्द का टेस्ट देना आपकी सरदर्द नहीं है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए करूँ, ये हमारे साथ हुई है, हमने एक्सपीरियंस किया है। रोज हमारा होता था भाई टेस्ट होना है नहीं होना, ये क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। रोज नई स्टेटमेंट आ जाती थी, बिल्कुल उल्टी, पिछली स्टेटमेंट से उल्टी स्टेटमेंट आ जाती थी। तो ये बातें हमारे साथ हुई है। तो इसका बेसिक हल यही है कि इन सारी चीजों को बंदा इग्नोर करे, अपनी तैयारी करे। टेस्ट होगा तो आपने ग्रुप देना है, आपका काम टेस्ट देना है, आपने लेना नहीं है। वो लेने वाले अपना काम कर लेंगे। ठीक है। माय लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट के एमडीकैट की तैयारी करते वक्त टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए? ये सवाल बहुत अहम है जी। कुमेल, आपसे जानते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए एमडीकैट की तैयारी करते वक्त? सवाल है ना टाइम मैनेजमेंट का। जी 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 देखें, जहाँ तक सवाल है ना टाइम मैनेजमेंट का, तो ये स्टार्ट होती है जब आप पहला टेस्ट देते हैं ना, उस दिन से। हम यहाँ पे हमारे बच्चों का ना ये होता है
कि वो टेस्ट दे रहे हैं ना, तो उन्हें लगता है भाई सिंपल सा टेस्ट है, 60 MCQ का है, तो चाहे जैसे भी कर दें, एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा दें, तो वो इस चीज को नहीं देखते होते कि ये उनकी एंट्री टेस्ट यानी कि फाइनल पेपर के लिए प्रैक्टिस हो रही है। वो बस अपने जैसे उनको उनकी मर्जी है वो जितना टाइम लगाएं, इनके पेपर तो उनको मिल जाता होता है ना। अक्सर बच्चे जो अकेडमी में पढ़ते हैं वो तो घर ले जाते होते हैं ना पेपर, तो खुद ही सीरियस होना है इस मामले में। जो पहले टेस्ट है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपने पहले टेस्ट दिए तब से अपने टाइम मैनेजमेंट करें कि एक क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करें। एक प्रॉपर टाइम रखें, 40 सेकंड, 60 50 सेकंड मुताबिक उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अपना एक टारगेट बना लें। तो बस शुरू से प्रैक्टिस करेंगे फिर जाके होगा। आखिरी टाइम पे अगर आप सोचते हैं ना कि पूरा साल आप 2.5 महीने आप ऐसे करते रहते हैं कि क्वेश्चन जो है एक को ज्यादा टाइम दे दिया, इसको कम दे दिया, और यानी कि उसको प्रोलॉन्ग करते रहते हैं अपनी मर्जी से, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनल पेपर में आप जाके आराम से टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपने अभी से प्रैक्टिस करनी है उसकी। ठीक है जी शुएब, आपसे उसका जानते जो हैं। जो मैंने तरीका निकाला था ना जी जी कि अक्सर बच्चों को ये नहीं समझ आ रही होती। आपका जवाब हो गया मुकम्मल? जी कुमेला, आपका जवाब मुकम्मल हो गया? जी शुएब, आपसे जानते हैं इसी हेलो, सवाल का जवाब कि एमडी कैट की तैयारी जब करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? एमडी कैट की तैयारी करते वक्त टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जी आप शुएब हमें सुन सकते हैं? एमडी कैट की तैयारी करते वक्त जी 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 टाइम जी। मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इसमें दो टाइप की टाइम मैनेजमेंट है। एक तो ये है कि आपने तैयारी करते वक्त टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, और दूसरा ये जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तब आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। इसमें ना दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आपने ना अपने डेली टास्क रखने हैं, ठीक है। अगर तो आप रोज टेस्ट देते हैं ना, तो फिर तो आपको आसान है कि आपने रोज जो टेस्ट देना है उसकी तैयारी करके टेस्ट देना। टेस्ट को आपने सीरियस लेंगे ना, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होती जाएगी। बच्चे समझते हैं कि भाई ये टाइम मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस है, कोई पता नहीं क्या अजीब अजीब सी चीजें होती हैं, ये वो पता नहीं कैसे करेंगे, ये क्या होगा, ये इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आपने अगर तो आप रोज टेस्ट देते हैं ना, तो रोज टेस्ट की तैयारी, एडिक्वेट तैयारी, अप्रोप्रिएट तैयारी, वही आपकी टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी ये चीज, जब आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट के दौरान वहां पर भी आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि हर सवाल एक जैसा नहीं होता। कुछ सवाल ज्यादा टाइम मांगता है, कुछ सवाल कम टाइम मांगता है, कोई सवाल होता है वो आप देते हल कर लेते हैं, कोई सवाल होता है उस पर आप 2-3 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये भी आपने डिफरेंशिएट करना होता है भाई किस सवाल को कितना टाइम देना है। ये नहीं कि आप देखें भाई इतना टाइम है, इतने सवाल है, तो हर सवाल का इतना टाइम हुआ तो मैं हर सवाल को इतने टाइम में ही करूंगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हर सवाल एक जैसा नहीं होता। ठीक है, अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप देखेंगे, आप देखे सारी कर लेंगे, 5 सेकंड में हो जाएंगे। कुछ सवाल होंगे आपको उसके लिए आपको 2-2 मिनट लगाने पड़ेंगे। तो ये एक चीज ये है, और दूसरी चीज ये। पहली बात ये कि टेस्ट, अगर आप टेस्ट देते हैं रोज, तो वो टेस्ट की सही तैयारी करें, आपकी वही टाइम मैनेजमेंट है। आपको कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट की सीरियस तैयारी करें। ठीक है, और दूसरी बात, टेस्ट के दौरान जब आप टेस्ट दे रहे हैं, उस दौरान आपने खुद डिसाइड करना है कि भाई ये सवाल है, इसको कितना टाइम देना है। हर सवाल को एक जितना टाइम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ठीक है, हर सवाल को एक जितना टाइम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ठीक है, अगर आपको पेपर के दौरान कोई मुश्किल सवाल आता है उसको छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, उसको स्किप कर दें। अगले सवाल मुश्किल लग रहा था उसको भी छोड़ दें। पहले आप आसान सवाल करें, ठीक है, उसके बाद मुश्किल करें। ये नहीं कि भाई मैंने पहले सवाल पहला करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, मैंने ऑर्डर फॉलो कर। ठीक है जी नाजरीन, आपको बताते चलें हमारे शो का टाइम ख़त्म हो चुका है और हम अपने दोनों ही
मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और हमें टाइम दिया और एमडी कैट के स्टूडेंट्स को अवेयर किया कि वो कैसे अपना लाइन ऑफ एक्शन और टाइम मैनेजमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।